काफ़ी कठिनाइयाँ आई। स्टार्टिंग में मन नहीं लगता था कि कुछ टफ़ लगता था तो उसको छोड़ देते थे। मैंने ऐसा कोई रूटीन तो नहीं बनाया था क्योंकि रूटीन ज़्यादातर फ़ॉलो नहीं हो पाता है। जिस समय मैं पढ़ रहा हूँ, मोबाइल को मैं साइड में रख देता था या उसका नेट ऑफ़ कर दिया। और हाँ, ये बात सही है कि कई बार हम टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर नहीं आते हैं या हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम प्रयागराज में हैं और हमारे साथ प्रयागराज में अभी हमारे साथ हैं रोहन चौरसिया सर हैं, जिनका डीएसपी की पोस्ट में यूपी पीसीएस 2022 54 रैंक के साथ सर का सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत खास इसलिए है क्योंकि सर ने अपनी जो पूरी तैयारी की है वो सेल्फ स्टडी से की है। तो आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं, तो सर से पूरा इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जो है कैसे इन्होंने तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी की पोस्ट सर ने प्राप्त की है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बनिएगा एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि आपका जैसे बचपन के बारे में थोड़ा बताइए कि बचपन का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा या पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही सर? मैं ज़िला जालौन के उरई तहसील से ही बिलोंग करता हूँ और वहीं से मैंने अपना स्कूलिंग पूरा सीबीएसई बोर्ड में पूरा किया हुआ है। इसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक की हुई है और 2021 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद ये 22 में मेरा प्रथम प्रयास था। तो सिविल सर्विसेज में मतलब कब आना हुआ, आपने कब इसके लिए प्लान बनाया था? सर, इसका प्लान तो काफ़ी पहले ही से था और मैंने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई इसकी स्टार्ट कर दी थी और 2018 से मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। तो 2018 से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और आपने मतलब तैयारी अपनी कोचिंग वगैरह कहीं करते थे या फिर किस तरीके से? सर, ये मेरा प्रथम प्रयास है 2022 का और ये ज़्यादातर मैंने पूरी सेल्फ स्टडी से ही पूरा तैयारी की है। तो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं जब आपने अपनी पूरी तैयारी स्टार्ट की थी तो आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी स्टार्ट की, तो शुरुआत में आपने बेसिक मतलब कैसे इसकी एग्ज़ाम के बारे में समझा, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है एग्ज़ाम को समझना, तो आपने कैसे समझा और क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में फॉलो की थी आपने? सर, सबसे पहले जब मैंने यूपी पीसीएस को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने इसके सिलेबस को देखा था। तो सबसे पहले इसका सिलेबस मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाई की इसकी। फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक खरीदी थी, तो वहाँ से मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि इसको मैं कर सकता हूँ सेल्फ स्टडी के थ्रू ही। तो मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू ही लगा रहा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हमने लगाए। उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ी और स्टैंडर्ड बुक्स भी पूरी पढ़ी और धीरे धीरे सिलेबस जो मेंस का दिया हुआ था उसके सारे नोट्स मैंने कंप्लीट किए, खुद से ही सारे नोट्स बनाए और उसका काफ़ी फ़ायदा मिला। तो एनसीईआरटी जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो मतलब कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट की थी और कहाँ तक आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी बुक्स एनसीईआरटी की पढ़ी? एनसीईआरटी में सबसे पहले पॉलिटी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी क्लास 11th की और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी उठाई थी 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की ज्योग्राफी। उसके बाद 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो अच्छे से मैंने पढ़ी थी। उसके बाद तमिलनाडु बोर्ड की बुक जो है हिस्ट्री की वो मैंने पढ़ी थी, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दी गई है तो वो भी मैंने पढ़ी थी। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है उसके लास्ट के 3 चैप्टर्स मैंने पढ़े थे। तो बेसिक मेरा यहीं से शुरुआत हुई एनसीईआरटी से। तो बहुत सारे छात्रों का ऐसा होता है, डाउट होता है कि मतलब जो टॉपर्स होते हैं तो जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम मतलब नोट्स वगैरह भी बनाना ज़रूरी होता है प्रीलिम्स के बेस से या फिर मेंस के बेस से? नहीं, एनसीईआरटी के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है। एनसीईआरटी के आप नोट्स ना बनाएं, हाँ, लेकिन एनसीईआरटी आपका बेस तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे पास समय भी था। 2018 से मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरे पास समय था, तो बेस कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी ने काफ़ी मदद करी। उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ गए तो मतलब क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से करें तो मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ स्टार्टिंग में आपको सामना करना पड़ा था? काफ़ी कठिनाइयाँ आई। स्टार्टिंग में मन नहीं लगता था कि कुछ टफ़ लगता था तो उसको छोड़ देते थे, लेकिन जब आपकी इच्छा शक्ति अंदर से मजबूत होती है तो आप निश्चित तौर पर उसको कवर अप कर लेते हो। कई बार कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे पढ़ने जाते हैं और क्वेश्चंस जब करने बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या छोड़ दिया। तो आप क्वेश्चंस लगाते रहें, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करते रहें तो आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो सर, जो नए स्टूडेंट होते हैं जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि मॉर्निंग में उठना है, शाम को मतलब इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, तो क्या आपका ऐसा कुछ रूटीन रहा है और आप किस तरीके से अपना मतलब फॉलो करते हैं टाइम टेबल? सर, मैंने ऐसा कोई रूटीन तो नहीं बनाया था क्योंकि रूटीन ज़्यादातर फ़ॉलो नहीं हो पाता है। तो मेरा बस ये था कि मैं रात को मैंने नहीं पढ़ाई करी बहुत ज़्यादा। रात को मैं 11 बजे तक सो जाता था। सुबह ज़रूर 5:30 और 6 के बीच में मैं उठ जाता था। तो सुबह से लेकर के और शाम तक जो भी मुझे समय मिलता था, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ता था। उस दौरान जिस समय मैं पढ़ रहा हूँ,
मोबाइल को मैं साइड में रख देता था या उसका नेट ऑफ़ कर दिया। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तभी केवल यूज़ करता था, और घर वालों को भी पता था कि इतने टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उस वो भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। और साथ ही जो मेरे दोस्त हैं वो भी मुझे लगातार मोटिवेट करते रहे, तो इस तरह से चलता रहा। तो सर जब आपने प्रीलिम्स बेस्ड फोकस पे तैयारी की थी तो आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी खासकर फॉलो की थी, क्या अप्रोच रहा था प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए मेरा अप्रोच ये रहा था कि मैंने प्रीलिम्स 2021 में ही जो बुक्स मुझे पढ़नी है पहले ही मैंने सेलेक्ट कर लिया था, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जो आपको मटेरियल चाहिए वो आप अपना श्योर हो जाइए, फिर मटेरियल का आप जो आपने सेलेक्ट किया है मल्टीपल रिविजन्स करिए, और अलग अलग मटेरियल्स पे जाने की बजाय आप एक ही मटेरियल्स को जितनी बार पढ़ेंगे, जो भी आप बुक रेफ़र कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक है या जो भी आप रेफ़र कर रहे हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट होता है, तो आप क्वेश्चन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो क्या जैसे कि हम तैयारी स्टार्ट करें तो शुरुआत से ही मतलब प्री फोकस करना चाहिए या फिर पहले मेंस का तैयारी कर लेना चाहिए? नहीं, पहले प्री पे ही फ़ोकस करना चाहिए। पहले उसका सिलेबस जो भी है प्री का, उसको बृहद रूप से आप तैयार कर लीजिए। फिर लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आपको मेंस की भी तैयारी साथ में लेके चलनी है, और मैंने 2021 में काफ़ी सिलेबस मेंस का तैयार कर लिया था, प्रीलिम्स के पहले ही। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जॉइन आप कर लीजिए। तो प्री की टेस्ट सीरीज़ जब मैंने दी, फिर उसके बाद मेंस मेंस पे गया था। और मीडियम क्या रहा सर आपकी तैयारी का पूरा? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा था। इंग्लिश मीडियम। तो सर आपने जो मेंस के लिए मतलब सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स वगैरह फॉलो की थी वो हमारे व्यूअर्स को बताइए, मतलब पेपर वाइज बुक्स। पेपर प्रीलिम्स ओरिएंटेड या मेंस? मेंस ओरिएंटेड। मेंस ओरिएंटेड में जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं वही मैंने पढ़ी थी, जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक थी, और कल्चर के मैंने खुद ही नोट्स बनाए थे इंटरनेट के थ्रू। बाकी जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के आप लगातार नोट्स बना लीजिए, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, या आप स्टैंडर्ड बुक से भी अपने खुद के नोट्स बनाइए, जितना हो सके खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हो। तो जो आपके खुद के नोट्स होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, और वो रिवाइज़ करने में बहुत आसान होते हैं। हाँ, मैंने कुछ अच्छी रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने पढ़ी थी, और उस रिपोर्ट्स का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th है, वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, उसमें वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप उसको कोट कर सकते हैं। सिमिलरली नीति आयोग की रिपोर्ट थी फैमिली विज़न करके, फैमिली विज़न 2030 या 35, ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी, और कुछ कमिटी की और भी कई रिपोर्ट्स थी। तो मैंने एक अलग से एक क्वेश्चन उसका बैंक बना लिया था, जो भी एक्स्ट्रा डेटा था, तो उसमें मैं अपना पूरा लिख लेता था, और उसको फिर अलग अलग जगह अप्लाई आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपने क्या बुक्स फॉलो की थी? प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैंने फॉलो करी थी, क्योंकि मुझे उतना याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स को ही ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत शंकर आईएएस की बुक है, एनवायरनमेंट के लिए स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की बुक थी, महेश बर्णवाल सर की बुक थी, वो भी अच्छी है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक थी। तो ये बुक्स मैंने बेसिक पढ़ी थी। करंट अफेयर वगैरह कहाँ से आपने तैयार किया था, किस तरीके से? करंट अफेयर के लिए मैं मानता हूँ कि एक ही सोर्स आप पकड़ें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें। तो करंट अफेयर के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल था, वो भी मैंने काफ़ी पढ़ा था, उसको मल्टीपल टाइम्स मैंने रिवाइज़ किया था। और जो यूपी का पार्ट होता है, चाहे प्री प्री की बात करें या फिर मेंस में भी आते हैं, तो कहाँ से आपने उसको कवर किया था? उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मैंने मैकग्रा हिल की बुक थी, मैकग्रा हिल की बुक से उसको तैयार किया था, और बाकी करंट अफेयर से तैयार किया था। करंट अफेयर से। इसके अलावा सर हमारे एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ पर हिंदी का भी पेपर होता है मेंस में, तो आप भी इंग्लिश मीडियम से, तो आपने हिंदी के लिए क्या बुक्स फॉलो की थी? हाँ, हिंदी के लिए इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए मैंने बुक जो रेफ़र करी थी, एक हिंदी की जो भी स्टैंडर्ड बुक होती है आप ले सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए, और उसमें मैंने काफ़ी राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि उसमें छोटी-छोटी जो मात्राएँ होती हैं उनकी बहुत गलतियाँ होती है, लिखने में भी गलतियाँ होती हैं, तो उस पे मैंने काफ़ी फ़ोकस किया था। और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने दी थी हिंदी के लिए, तो मेंस में हिंदी की भी टेस्ट सीरीज़ दी थी, और मैं साथ में जो मेरे दोस्त पढ़ते थे तो मैं कई बार उनसे चेक करवा लेता था, तो वो हिंदी चेक कर देते थे कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ या यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से शायद थोड़ी बहुत गलतियाँ कम हुई होंगी। और बेसिक जो हिंदी की बुक है आप कोई भी आप रेफ़र कर सकते हो। सर जैसे कि मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग, जैसे कि आप बता रहे हैं आंसर राइटिंग का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, तो आप मतलब हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आंसर राइटिंग की तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी, प्रीलिम्स के काफ़ी पहले से ही शुरू कर दी थी। तो मुझे जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो आंसर राइटिंग की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई।
आंसर राइटिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप डरे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम डरते हैं कि हम अच्छा लिख पाएँगे, नहीं लिख पाएँगे और लगता है कि हम उतने बेहतर नहीं हैं, तो उसकी आप चिंता ना करें, आप खुद ही लिखने की तैयारी करें और आपके अगर साथ में कोई दोस्त है या कोई आपका सहपाठी है, तो आप उससे चेक करवा सकते हैं। तो डरना नहीं है, हमें आंसर लिखना है और अपने हिसाब से आप आंसर लिखें, आप बेस्ट कर रहे हैं ये मान के चलिए और धीरे-धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे। एक बार में चीज़ें नहीं आएँगी, आपको काफ़ी लिखना पड़ेगा और उसकी खुद ही एनालाइज़ करिए कि क्या मैंने इंट्रोडक्शन सही लिखा है, मैंने कंक्लूज़न ठीक लिखा है या मेरा जो मेन बॉडी है वो ठीक है, वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है, कीवर्ड्स उसमें हैं कि नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप धीरे-धीरे खुद ही सबसे बड़े चेक करने वाले आप खुद ही हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आप पहली बार में जो है यहाँ तक पहुँचे और आपने पहली बार इंटरव्यू भी दिया था, तो आपने इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी की थी? क्योंकि जब पहली बार इंटरव्यू देने कोई कैंडिडेट जाता है, तो कहीं न कहीं उसके मन में डर रहता है कि अंदर जाएँगे, किस तरीके का माहौल रहेगा, बोर्ड मेंबर्स किस तरीके से व्यवहार करेंगे सामने से। तो मतलब क्या डर आपके अंदर था या फिर आपने उसके लिए पहले से किस तरीके से प्रिपरेशन की थी अपनी तैयारी के दौरान? चूँकि ये बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट ही था तो थोड़ा-सा नर्वसनेस तो थी, लेकिन अंदर माहौल बहुत ही कंफर्टेबल था और जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको रिस्पेक्टफुली नो कर दिया कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है या मैं इसके बारे में और देखूँगा और जो मुझे क्वेश्चन आते थे उनको मैंने उनसे आज्ञा लेने के बाद अगर मैं जैसे गेस कर रहा हूँ तो आज्ञा लेने के बाद गेस किया और तो ज़्यादातर डिस्कशन बेस्ड ही था, जो इंटरव्यू था डिस्कशन बेस्ड ही था और कुछ करंट अफेयर्स से भी था। ज़्यादातर ऑप्शनल बेस्ड था मेरा इंटरव्यू। तो जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने रिस्पेक्टफुली उसको नो कर दिया और जो आते थे मैंने उनका जवाब दिया। तो क्या ऐसा इंटरव्यू जैसे आप तैयारी यहाँ रूम पर करते थे, तो क्या मतलब आपके दिमाग में रहता था कि इंटरव्यू देने कहीं एक बार जाना हमें वहाँ पे है, तो पहले से ही मतलब रूम पे कुछ ऐसा कुछ फॉलो चीज़ें करते थे ताकि इंटरव्यू तक पहुँचते-पहुँचते वो चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाएँ? मैंने साथ के जो मेरे साथी दोस्त थे तो उनके साथ बैठ कर के मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता था। वो क्वेश्चन पूछते थे इंटरव्यूअर के तौर पे, मैं जवाब देता था। तो इससे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई मेरी और साथ ही साथ मैं खुद से ही एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में होता है, आप उसको पढ़ लीजिए और अपने मन से उसको बोलने की कोशिश करिए या मिरर के सामने बैठ कर के, तो आपकी एक फ़्लो एक आपका बनने की कोशिश करेगा। तो आप एक इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो कोई एक आर्टिकल उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और उसको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंटली आप मिरर के सामने बोलने की कोशिश करिए, तो आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो क्या इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, तो वहाँ जो इंटरव्यू होता है, तो इंग्लिश में ही होता है या फिर हिंदी में दे सकते हैं? हिंदी में ही हुआ था वहाँ पर, मेरा तो हिंदी में ही हुआ था। वो जिस लैंग्वेज में पूछते हैं आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देना होता है। बेसिकली यही होता है, लेकिन हाँ, अगर आप परमिशन ले सकते हैं तो आप परमिशन लेके भी अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं। मैंने लेकिन हिंदी में ही दिया था। तो मतलब फॉर्म में कुछ ऑप्शन नहीं आता है? नहीं, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा कोई ऑप्शन। सर हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग 2023 का भी एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे लोग आगे का अपना प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा सर? सबसे पहले तो यही सजेशन रहेगा कि आप विश्वास करना सीखें। आप एक बार ट्रस्ट करना सीखें अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर और मेहनत तो आपको करनी है, साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। मैंने लगभग 50 टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स से जाने से पहले लगाई थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट अप हो गया था। और हाँ, ये बात सही है कि कई बार हम टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर नहीं आते हैं या हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो डीमोटिवेशन लगभग सभी को होता है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे आस-पास जो लोग होते हैं, हमारे जो संगी साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी फैमिली है, वो हमारे ऊपर जो अनकंडीशनल जो ट्रस्ट हमारे ऊपर रखते हैं, वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि जब आप देखते हैं कि आपके साथी आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर कैसा भी डिमोटिवेशन हो वो चला जाएगा। तो आपको लगे रहना है बस। ओके, थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू, थैंक यू। और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा होगा? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।